गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 27 सितंबर। करंट अफेयर्स देखेंगे आज की क्लास में। लेकिन ये करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज क्या है कि विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया। कब मनाया गया? कल मनाया गया। 26 सितंबर 2025 को मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस। किसके लिए? कि पर्यावरण को अगर दूषित करेंगे तो स्वास्थ्य भी दूषित होगा। तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि प्रदूषण को कम किया जाए, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्वस्थ हवा और स्वस्थ लोग। अगर हवा स्वच्छ होगी तभी तो लोग स्वस्थ होंगे। अब ये कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है, पर्यावरण के स्वास्थ्य के संदर्भ में विश्व स्तर पर जागरूकता का प्रसार करने के लिए। क्या है? वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या, इसके श्वसन स्वास्थ्य पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में इसके संबंध को रेखांकित करती है। पहली बार कब मनाया गया था? 2011 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा पहली बार मनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों का कल्याण करना था। लेकिन ये जो संस्था है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 को। पर्यावरण के स्वास्थ्य के संरक्षण और उसमें सुधार हेतु ज्ञान के विकास एवं प्रसार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व पर्यावरणीय दिवस स्वास्थ्य दिवस 2025 का महत्व इसलिए है क्योंकि जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ने की वजह से जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो उसको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो थीम है वो याद रखनी है, स्वच्छ हवा स्वस्थ लोग। ये 2025 की थीम है। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर 2025 को मनाया गया और हर साल 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। अब 26 को और क्या मनाया गया? यूरोपीय भाषा दिवस मनाया गया। यूरोपीय भाषा दिवस क्या है कि यूरोपीय भाषा दिवस 26 सितंबर 2025 को मनाया गया। इस दिन का यूरोप की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, भाषाएं दिल दिमाग को खोलती हैं। जो 2025 की थीम है किसकी? यूरोपीय भाषा दिवस 2025 की। क्या है? भाषाएं दिल और दिमाग को खोलती हैं, ये इसकी है। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2001 से मनाया जा रहा है। यूरोपीय भाषाओं के वर्ष के समापन पर यूरोप की जो परिषद है, काउंसिल है, उसके द्वारा मनाया जाता है। और इसका मकसद क्या है? बहुभाषावाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सभी उम्र के लोगों के बीच आजीवन भाषा शिक्षण को बढ़ावा देना है। तो ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ की जो सबसे अगर अध्ययन के द्वारा क्या पता चला है कि वहाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी के बाद क्या आती है? जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, इतालवी आती है, रूसी आती है और स्पेनिश का स्थान आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। अब ये अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि, इसकी श्रृंखला आ रही है। नवीनतम श्रृंखला ये है अग्नि प्राइम, लेकिन ये शुरुआत हुई थी अग्नि 1 से। और कितनी आती जा रही है? ये आती जा रही है यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके सीरियल वाइज आती जा रही है। और अब कौन सी आई है? ये आई है अग्नि प्राइम। इससे क्या हुआ है कि पहली बार रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम का मिसाइल परीक्षण किया गया है। तो ये थी क्या? इसकी पहली बार कब श्रृंखला आई थी? तो जब पहली शुरुआत हुई थी तो हुई थी 1989 में। 1989 में पहले इसकी अग्नि 1 के नाम से आई थी और बाद में ऐसे अग्नि 2 अग्नि 3 आती रही। और अभी ये क्या है? अग्नि प्राइम है। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली है। तो यहाँ पर किसके द्वारा विकसित है? ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। और भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला की क्या है? ये श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है। इससे पहले और भी बहुत सी अग्नि मिसाइल आ चुकी हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। अग्नि प्राइम की जो रेंज है वो कितनी है? 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। किसने बनाई है? डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की मिसाइल। वजन में हल्की और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है और सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। इसके अलावा अभी क्या बताया आपको? 2000 किलोमीटर की सटीक मारक क्षमता है। 2 स्टेज ठोस ईंधन प्रोपल्शन जो है इसका। लॉन्चर प्रकार क्या है? कैनेस्ट्रीकृत, सुरक्षित और त्वरित तैनाती संभव है।
अग्नि प्राइम का पहला रेल आधारित सफल परीक्षण हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सी है, पहली रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने विकसित की है, पहली 1989 में सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया गया था। और इसकी जो यहाँ पर विशेषताएं हैं वो भी ध्यान रखिएगा। 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसको बनाया है और वजन इसका ये हल्की है और मोबाइल लॉन्चर से भी फायर इसको किया जा सकता है। इसके अलावा अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है, सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। तो यहाँ पर इनके जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन कौन बन गए, आनंद पीरामल बन गए हैं। पहले चेयरमैन कौन थे, इनके फादर थे अजय पीरामल। और इसके जो सीईओ हैं वो है जयराम श्रीधरन। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि इसका ना मर्जर हुआ है। किसका मर्जर हुआ है, जो पीरामल इंडस्ट्रीज है उसका एनबीएफसी के साथ मर्जर हो गया है। किसने अनुमति दी थी, एनसीएलटी ने दी थी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दी थी 10 सितंबर 2025 को। तो मर्जर के बाद उनके पिता ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है और अब नए चेयरमैन कौन बन गए, आनंद पीरामल बन गए। और इसके जो प्रमुख नई निदेशक हैं वो कौन है, शिखा शर्मा, जो पहले एमडी थी एक्सिस बैंक की। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है जर्मन वर्ल्ड कप विजेता जेरोम बोटेंग ने संन्यास की घोषणा की। कभी भी कोई भी खिलाड़ी अगर संन्यास की घोषणा करता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसकी जो उपलब्धियां हैं वो एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछ ले। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहले तो उन्होंने फीफा विश्व कप विजेता रहे वो 2014 में, ये ध्यान रखिएगा। ये हैं कहाँ के, ये जर्मन के हैं। जर्मनी के दिग्गज डिफेंडर और बायरन म्यूनिख के पूर्व स्टार खिलाड़ी जेरोम बोटेंग ने 37 साल की उम्र में क्या किया, संन्यास। ये फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब ये क्या है, ये बायरन म्यूनिख क्या है, ये एक क्लब है। ये एक क्लब है जिसकी स्थापना 1900 में हुई थी। अब इन्होंने, ये जो जेरोम है, जेरोम ने कितने क्या क्या जीता, तो सबसे पहले उन्होंने फीफा विश्व कप विजेता हैं वो 2014 के, ये ध्यान रखना है। यूईएफए चैंपियनशिप लीग जीती उन्होंने 2 बार, 2013 में और 2020 में। बुंडेसलीगा खिताब उन्होंने 9 बार जीता है। और उन्होंने डीएफबी पोकल ये 5 बार जीता है। और ये 350 से भी ज़्यादा उन्होंने मैच खेले हैं इस क्लब के लिए। और जर्मनी के लिए कितने, डायरेक्ट 76 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। ये ध्यान रखिएगा, क्या इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है, फुटबॉलर हैं ये, प्रोफेशनल फुटबॉलर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एनसीएस पोर्टल के माध्यम से नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और जेप्टो ने साझेदारी की। किसके, कौन सा, एक पोर्टल है एनसीएस, ये करियर पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से नौकरियों को बढ़ाने के लिए कि और ज़्यादा नौकरियां बढ़ें, तो जेप्टो के साथ क्या हुआ, साझेदारी हुई। देख लेते हैं किसने, कौन सा मंत्रालय ने, मजदूरी एवं रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर और रोजगार योग्यता बढ़ाने की दिशा में जेप्टो, जो एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता केंद्रीय मंत्री कौन, डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में सितंबर में अभी किया गया। और इसके तहत सरकार के राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस के पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जो नौकरी खोजने वालों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। आधिकारिक नियोक्ता होंगे, उनके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कौन, जो सत्यापित नियोक्ताएं होंगे, जो सच में नियुक्ति करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, तो वो इससे क्या कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि नौकरियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये है क्या, ये राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2015 को। किसके द्वारा, मजदूरी एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। रोजगार मिलान, करियर मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जॉब फेयर और शिकायत निवारण का ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास योजना, ये एक योजना है। किसने शुरुआत की है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR की महत्वाकांक्षी योजना है। क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास को मंजूरी दी गई है। इसकी जो टोटल व्यय होगा यहाँ पर इस योजना में, वो होगा 2277.397 करोड़ होगा। और इसे 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस योजना का लक्ष्य क्या है,
युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाना, स्टीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी विषयों में उत्कृष्टता बढ़ाना और विश्वस्तरीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यबल तैयार करना। क्षेत्र क्या होगा कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं होंगी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे, उत्कृष्टता संस्थान होगा, विश्वविद्यालय और शोध संस्थान को बढ़ावा मिलेगा। सहयोग, अकादमिक औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य जो हमारे एसडीजी हैं, कितने हैं एसडीजी? 17। अगर आपको एसडीजी के बारे में देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन एसडीजी से बनता ही है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सा एसडीजी, कौन से नंबर का एसडीजी है और इसमें क्या दिया गया है, ये किससे रिलेटेड है। तो उसको अगर एसडीजी को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको मेरी यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप जाकर उसको देख लीजिए, ट्रिक के साथ आप उसको याद कर सकते हो। उससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिलेगा एसडीजी से रिलेटेड तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ये योजना शुरू की गई है इसका महत्व क्या है? क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास योजना है ये, और एसडीजी को इसको सतत विकास हो सके, मेन इसका पर्पस यही है जिससे कि युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है? ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? जहां पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो न्यायाधिकरण होगा, वहां जाके आप जीएसटी से संबंधित शिकायत की जा सकती है। तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल है ये किसका? जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण, इसे क्या नाम दिया गया है? जीएसटी एटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का औपचारिक शुभारंभ किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया। अब इसका लक्ष्य क्या है? संरचनात्मक सुधार का प्रतीक है ये और करदाताओं को एक समान, पारदर्शी, प्रभावी अपीलीय तंत्र उपलब्ध कराता है। समयबद्ध एवं न्याय संगत विवाद का निपटारा हो सके। अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी विवाद आ जाता है तो उसका जो विवाद का निपटारा है वो आसानी से हो सके। कर कानूनों की समान व्याख्या सुनिश्चित हो। करदाताओं के विश्वास और व्यावसायिक माहौल को मजबूत करना। मुकदमेबाजी में कमी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। नागरिक देवो भव की भावना के अनुरूप सरलता, डिजिटलीकरण और नागरिक प्रथम सेवा पर बल, मतलब नागरिक प्रथम हो जाएगा, नागरिक देवो भव का मतलब। तो जीएसटी ये है क्या? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शुरुआत कब हुई थी इसकी? जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 से शुरुआत हुई थी और अभी इसकी कुछ दरों को कम कर दिया गया। पहले इसकी दर कितनी थी? 5, 12, 18 और 28। पहले ये 4 दरें थी और अब कौन कौन सी कर दी गई हैं? 5 और 12। इसके अलावा एक सिन टैक्स लगा दिया गया है 40% का। तो अगर देखा जाए तो 3 दरें भी कह सकते हो या फिर आप 2 दरें भी कह सकते हो, और एक ये सिन जो लग्जरी सामान होगा या जो हानिकारक वस्तुएं होंगी उन पर एक सिन टैक्स लगाया गया है। तो इस तरीके से जीएसटी, अब जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो न्यायालय नहीं जाना है, कहाँ जाना है? न्यायाधिकरण के पास जाना है, ट्रिब्यूनल के पास जाना है, जिससे कि इजीली आपको उसकी समस्या का समाधान मिल सके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रयास। अभी क्या मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया आयुर्वेदा दिवस। ये पहली बार डेट फिक्स की गई है, इससे पहले ये डेट फिक्स नहीं थी, तो अभी डेट फिक्स कर दी गई है। 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेदा दिवस मनाया जाएगा। तो अब आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष्य में क्या हुआ? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एक पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया। कहाँ? गोवा में शुरू किया। किसने? AIIA ने। क्या है ये? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है। किसने? आयुष मंत्रालय ने। तो नाम क्या है इसका? ये ध्यान रखिएगा, प्रयास। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मोम्बासा केन्या में बंदरगाह पर पहुंचा। क्या है ये? भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मोम्बास केन्या की बंदरगाह में पहुंचा। तो ये क्या है कि पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईटीएस के जहाज INS तीर, INS सुजाता और INS शार्दुल और ICGS सारथी कब? 25 सितंबर को मोम्बासा केन्या की बंदरगाह पर पहुंचे। ये जहाज कहाँ है वर्तमान में? दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर चल रहा है और इससे पहले ये सेशेल्स, मॉरिशस, ला रियूनियन और मोजाम्बिक का दौरा भी कर चुका है। इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी और सहयोगात्मक प्रयासों को
और मजबूत करना है। महासागर सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति की भावना पर जोर देना है। तो क्या ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मोम्बासा, कहाँ है ये मोम्बासा? केन्या का एक बंदरगाह है, वहां पहुंचा। और आईटीएस के जहाज में क्या क्या थे? आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस सारथी। कब पहुंचा? 25 सितंबर को मोम्बासा। केन्या का जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? मोम्बासा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी एक दिवस है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस। 26 सितंबर को मनाया गया, कल मनाया गया था ये। संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को क्या मनाता है? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक दिवस मनाया जाता है कि जो परमाणु हथियार होते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जा सके। तो इसी के पर्पस, इसका जो मेन उद्देश्य है यही है, परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। 2013 से ये मनाया जाता है। और आज क्या है? 27 ऑफ सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम क्या है 2025 की? तो ध्यान रखिएगा, इसका है पर्यटन और सतत पर्यटन। मतलब पर्यटन भी हो और कैसा हो? सतत पर्यटन हो, शांति के साथ। ये इस बार की इसकी थीम है 2025 की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का क्या बना दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले ये कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति, मतलब ये कहाँ के थे? ये कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, लेकिन अब इन्हें कहाँ बना दिया गया है? मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। ये अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी डिक्लेरेशन आया है कि अभी ये अपना जब भी नियुक्ति होगी इनकी, मतलब राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, तो जब भी शपथ लेंगे उस दिन से इनका ये पद प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व गर्भ निरोधक दिवस, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। कब मनाया गया? 26 सितंबर को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? 2025 की थीम थी ए चॉइस फॉर ऑल, एजेंसी इंटेंशन एक्सेस। क्या है? एजेंसी, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रजनन निर्णय खुद ले सके, इंटेंशन, निर्णय जानबूझकर लिया गया हो, और एक्सेस, सभी के लिए गर्भ निरोधक विधियां, समर्थन और सेवाएं उपलब्ध हों। तो ये किसके कहने पर मनाया गया था? 10 अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों ने मिलकर ऐसी शुरुआत करने के लिए कहा था, तब से ये मनाया गया था। और पहली बार 2007 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। 2007 से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिल रही होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।